हालांकि हम ये सस्पेंस बनाकर रखते हैं और सबसे आखिरी में हमारे मुख्य अतिथि को सुनते हैं, लेकिन क्योंकि समय सीमा है और हमारे सभी अतिथियों को हम सुनेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आमंत्रित यहाँ पर करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के लिए जोरदार तालियां। मारवाड़ गौ सेवा सम्मान समारोह। भारी भरकम मंच की उपस्थिति देख करके मैं देख रहा था कि ये गौ माता के सम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मीडिया की ताकत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी खीमसर साहब, आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, आदरणीय के विश्नोई साहब, सम्मानीय विधायक मेरे छोटे भाई अतुल बंसाली जी, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण और धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले श्रद्धेय संत वृंद। भारत की संस्कृति अनेक सदियों से, अनेक सहस्त्राब्दियों से भारत की संस्कृति ने विश्व को आलोकित किया है। भारत की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बाद में विश्व भर में अनेक सभ्यताओं का उदय हुआ। जस्टिस गोपाल कृष्ण जी आप बैठे हैं, वो क्योंकि लिटरेरी आदमी है मेरी इस बात से तायीद करेंगे। अनेक सभ्यताओं का उदय विश्व के अलग अलग कोनों में हुआ, लेकिन काल के कपाल पर जब थपेड़े लगे उसके साथ में वो सारी सभ्यताएं नेस्तनाबूद हो गई। भारत की संस्कृति बची रही, वो केवल इसलिए कि इस भारत की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए भगवान का वेश धारण करके और समाज को सन्मार्ग में रखने की परंपरा इस देश में निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक कायम रही। अनेक तरह के हमले, अनेक तरह के आक्रांताओं ने आकर के भारत की संस्कृति को, भारत के सनातन सभ्यता को पद्दलित करने का, खंडित करने का, धूलिधूसरित करने का प्रयास किया। भारत का वैभव, भारत की संपदा, भारत का बौद्धिक ज्ञान, भारत की ऐश्वर्य, भारत की कला, भारत की हस्तकला, इन सब से आकर्षित होकर के भारत में हजारों लोग भारत में आए। पूरे देश भर में अनेक पदचिन्ह आप ऐसे ढूंढ सकते हैं जहां हजारों लोगों ने भारत में आकर के भारत को खोजने और जानने का प्रयास किया, लेकिन उस आकर्षण की कहीं ना कहीं हमको कीमत भी चुकानी पड़ी। इतनी सारी विपरीतताओं के होते हुए, विषमताओं के होते हुए भी भारत की संस्कृति बची रही। और मैं जिम्मेदारी से इस मंच पर खड़े होकर के कह रहा हूं, क्योंकि ये गौ माता के सम्मान में, गौ माता के संरक्षण के लिए काम करने वाले गौ सेवकों के सम्मान का कार्यक्रम है। हजार साल तक भारत की सभ्यताओं पर होने वाले आक्रमणों ने भी जितने भारत को मानसिक रूप से प्रदूषित नहीं किया, हमारी संस्कृति के मानबिंदु गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, इन सब का असम्मान और इन सब का क्षरण जितना उन हजारों सालों में आक्रांताओं के आने के बाद में भी उन आक्रमणों के चलते हुए भी नहीं हो पाया, उससे बड़ा क्षरण जो है इस पिछले 40 साल के कालखंड में हमारी इस पाश्चात्य भौतिकवादी दुनिया के पीछे भागने की इस मानसिकता ने किया। एक पीढ़ी पहले तक, जब पवन जी मुझे निमंत्रित करने के लिए आए थे, मैंने उनसे कहा था कि इस क्षरण का, इस दुरावस्था का अगर सबसे बड़ी दोषी कोई है तो हमारी पीढ़ी दोषी। एक पीढ़ी पहले तक गाय का सम्मान जीवित था। जिस गौचर भूमि जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने गाय की रक्षा हो सके उसके लिए छोड़ी थी, केवल गौचर नहीं, जो कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी गांव में होती थी, गांव का गौचर होता था, गांव का तालाब होता था, गांव का ओरण होता था, जहां से सूखी लकड़ी एकत्रित करके चूल्हा जलाने के लिए उपयोग किया जा सके, और जो हमारा तालाब है उसका पायतन जो है, उसके जो है वो चौथी चीज़। ये 4 कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी थी जिसके पूरा गांव सामूहिक रूप से चिंता करता था, और बिना किसी लिखित कानून के उसकी रक्षण, संरक्षण, सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरे गांव की होती थी। गांव के सब लोग यथा स्थिति, यथा योग अपनी तरफ से योगदान करके उनका रक्षण और संरक्षण करते थे। लेकिन इस पिछले 40 साल की जो है व्यवस्था ने, इस पीढ़ी ने इन सब व्यवस्थाओं को धूलिधूसरित कर दिया, समाप्त कर दिया।
आज हम सब लोग जब यहाँ इस समय पे एकत्रित आए, हम सबको इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आज ये दुरावस्था जो हुई है, हम सब लोग चर्चा करते हैं, यहाँ बातचीत कर रहे हैं, गौ सेवा के लिए जो काम कर रहे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। हमारी पीढ़ियों में पुराने गौ सेवकों के सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ी, न उनको सरकार के संरक्षण की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि वो हमारे नैसर्गिक दायित्व मानते हुए परिवारों में समाहित था। आज गाय पूजित है, गाय की पूजा करनी है, लेकिन गाय री याद केवल बच बरस रहा है, उनके अलावा गाय री याद नहीं है। हम में से कितने लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं जिनके घर में गाय जो है समाहित है, गाय आज भी उनके जीवन का हिस्सा है। बहुत गिने चुने गिनती के लोग होंगे, और वो भी तब तक है रामचंद्र सिंह जी जब तक आपका जुड़ाव भाव उठ बैठा है ना, गाँव में जीते हैं। जिन दिन जोधपुर में आ जाओ उन दिन गाय राखे टाबर लुगाई टाबर, उन दिन मारो बात कर दो। ये धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं के साथ में क्षरित हो रहा है। इस व्यवस्था को परिवर्तित करके वर्तमान युग में गौवंश गौमाता किस तरह से सापेक्ष बने, इस मंच पर हम सबको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह की परिस्थितियां बदल रही, हम गौ संरक्षण की बात करते हैं। मैं जब कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी थी, आप कल्पना कीजिए कि पश्चिम से आने वाली चीज को श्रेष्ठ मानते हुए हम विदेशी गौस के गौवंश को भारत में लेकर के आए। उनका सीमेन ला करके हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके अपनी गौवंश को बर्बाद करने का काम लगातार 50 साल तक काम किया, क्योंकि हुक्मरान जो बैठे थे उनकी मानसिकता यह थी कि जो पश्चिम में आता है वही श्रेष्ठ है। और दूसरी तरफ मैं 2004 के साल में ब्राज़ील गया था, और ब्राज़ील में मुझे अखबार में वहाँ पे पढ़ा कि वहाँ पर वर्ल्ड मिल्चिंग कंपटीशन हो रहा है। मैं पवन जी को बता रहा, वर्ल्ड मिल्चिंग कंपटीशन, जहाँ दुनिया भर के पशुधन गायों को ला करके, क्योंकि भैंस पालना तो केवल एशिया में ही है, इसके अलावा कहीं और भारत और पाकिस्तान पूर्ववर्ती भारत के अलावा बाहर कहीं भी नहीं। गायों का दूध, कौन से ब्रीड की गाय, कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, इसका एक कंपटीशन हो रहा है। लगभग 70-80 किलोमीटर दूर था, 1.5 घंटे की ड्राइव में गाड़ी लेकर के वहाँ उनके जिस काम के लिए गया था उनको साथ लेकर के उसको देखने के लिए गया। 3 दिन का कंपटीशन, 3 दिन में गाय का दूध दो करके कौन सी गाय सर्वाधिक दूध देती है इसके लिए अवार्ड किया जाना था। एंड आई वाज शॉक्ड, मैं सरप्राइज हो गया वहाँ जा कर के कि पहले और दूसरे पायदान पर हमारी गिर गाय थी, और जो गाय रिकॉर्ड पर है 68 लीटर दूध एक दिन में देने वाली गिर गाय का गौवंश है। मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। मैंने खोज पर की, वहाँ पूछताछ की कि ब्राज़ील में गिर गाय आई कहाँ से। 100 साल से भी ज़्यादा समय पूर्व ब्राज़ील के कुछ अतिथि भावनगर महाराजा कृष्णदेव राय सिंह साहब के यहाँ आए थे, और वापसी में जाते वक्त महाराजा कृष्णदेव राय सिंह जी ने उनको 100 गाय और 5 नंदी उनको उपहार में दिए थे। आज ब्राज़ील में 55 लाख गौ जो है वो गिर गाय की प्योरेस्ट ब्रीड की गाय उनके पास में है, और वो A2 मिल्क जो है वो हॉलैंड को जो दुनिया को दूध सप्लाई करता है उसको A2 क्वालिटी मिल्क जो है ब्राज़ील के लोग सप्लाई कर रहे हैं। जबकि भारत में मैं जब कृषि मंत्री था, मेरे लिए शायद उससे ज़्यादा मजबूरी का जो है क्षण नहीं हो सकता कि मुझे गिर गाय का, श्रेष्ठ गिर गाय के बुल का सीमेन जो है वो ब्राज़ील से इंपोर्ट करना पड़ा। ये हम सब के लिए विचार का विषय। क्यों कर इस तरह की परिस्थितियां बनी। आज भी हालातों को परिवर्तित करने की दिशा में हम लोग कितना चिंतन और काम कर रहे हैं। गौवंश का संरक्षण गौशालाओं के माध्यम से नहीं हो सकेगा, हमको उनको उपादेय और उपयोगी बनाना पड़ेगा। जब मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी थी तब हमने इस दिशा में काम करना प्रारंभ किया था। मैं राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जोराराम जी बैठे हैं और अन्य सभी मंत्रीगण भी बैठे हैं, इनसे आग्रह करूंगा हमको किस तरह से अपनी गौवंश के उन्नयन के लिए, वंश उन्नयन के लिए काम करना है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज जिस तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से हम गौवंश संवर्धन की बात करते हैं, इट्स ए वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, हमको कई सदियां बीत जाएंगी, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जो IVF टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से श्रेष्ठ बुल का सीमेन लेकर के और श्रेष्ठ काऊ का एक बार जो है एग लेकर के हम थाउजेंड्स ऑफ क्लोन अपनी सारी जो गौशालाओं में गायें हैं उनके जो है गर्भ में प्रतिस्थापित करके अगले 5 साल में हिंदुस्तान के, राजस्थान के सारे देशी गौवंश का नस्ल सुधार कार्यक्रम कर सकते हैं। राज्य सरकार को उस पर प्राथमिकता से काम करने की आवश्यकता है। भारत सरकार का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पास में सारी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। मैं कहूँगा कि उसका एस्टेब्लिशमेंट, उसकी 1-2 यूनिट यहाँ पर एस्टेब्लिश हों और उसके माध्यम से हम एक साथ एक ही साल में हज़ारों की संख्या में गायों का गौवंश की वृद्धि कर सकें, उसको बदल सकें। आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, भारत
क्योंकि भारत गुलामी से बाहर निकला था, भारत गरीब भारत था, भारत की छवि पूरे विश्व दुनिया में जो है वो अलग तरह की बनी थी। और उसके चलते हुए भारत की भारतीयता की, भारत के संस्कृति के मानबिंदुओं का सम्मान करना हमने छोड़ दिया था, तो दुनिया ने उनका जो है निश्चित रूप से उनका सम्मान हो इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। और ऐसी परिस्थिति में जब आज परिदृश्य बदला है, भारत का परिदृश्य बदला है, भारत की पहचान बदली है, भारत की तरफ देखने का नजरिया पूरे विश्व का बदला है। एक तरफ एक बार फिर भारत की धरती से उद्भूत हुए ज्ञान, भारत की संस्कृति के मानबिंदुओं की पहचान पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित हो रही है। संस्कृत विश्व के 80 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में आधिकारिक रूप से डिपार्टमेंट बना करके पढ़ाई जा रही है। भारत की कृषि पद्धति, भारत का योग, भारत की चिकित्सा पद्धति, भारत का आयुर्वेद, इन सब का सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित हो रहा है। और भारत की गौवंश का सम्मान भी स्थापित हो रहा है। इससे गोल्डन एरा, ये स्वर्णिम काल है जब हम सबको इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता और अपना व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन करने की आवश्यकता। हमारी संस्कृति में जिस दिन पवन जी आए थे, मैं चर्चा करते हुए इनको कह रहा था, हमारे ऋषियों मनीषियों ने इन सारे विषयों के प्रति सामान्य समाज का दायित्व बोध बढ़े, सामान्य समाज इन सारे विषयों के प्रति चिंतन करना पड़े, उत्तरदायित्व अपना समझे। इसके लिए इन सब विषयों को जो देता है उसको देवता मानने की परंपरा कायम की। माँ बाप हमें जन्म देते हैं, माँ को जन्म देने के कारण से माँ को देवी मानने की परंपरा हमारे देश में कायम हुई। पिता जन्मदाता है, उसको पूजक मानने की, उसकी पूजा करने की मान्यता कायम हुई। धरती माता हमें जन्म से लेकर के मृत्यु के बाद तक अपनी गोद में समाहित करते हैं, उसे देवी के रूप में पूजने का विधान किया गया। गौ माता हमें दूध देती है, जीवन का आधार है, खेती के लिए जो खाद देती है उसके लिए जो है उसको पवित्र मानने का, उसको माँ स्वरूप, देवी स्वरूप मानने का विधान किया गया। पीपल के वृक्ष को आज वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि पीपल का वृक्ष जो है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जो कुछ देता है उसको देवता मानने के लिए उसको डोरा बांध करके उसकी पूजा करने का विधान किया गया। नदियाँ हमें जीवन प्रदान करती है, पहाड़ हमें जीवन प्रदान करते हैं, वो औषधि प्रदान करते हैं, वो पानी पे देते हैं। उनको हम डोरी से बांध नहीं सकते थे, इसलिए हमारे ऋषियों मनीषियों ने उनकी परिक्रमा का विधान किया कि हम बांध नहीं सकते लेकिन परिक्रमा दे करके हम उनको बांधें, उनके साथ में सामान्य जनमानस जुड़े। लेकिन धर्म की डोर जैसे जैसे कमजोर हुई, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं हम इन सब मान्यताओं से दूर होते गए। उसका दुष्परिणाम आज हमारी पीढ़ी के सामने खड़ा है। आज पूरी दुनिया एक बार फिर गौ आधारित खेती की तरफ देख रही है। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार फिर नेचुरल फार्मिंग की दिशा में हम आगे बढ़े। हमने जो कुछ दूषण, प्रदूषण, जो कुछ भी किया होगा, आज उसको बदलने की आवश्यकता है और ये जिम्मेदारी हम सब के कंधों पर है। और वो इसलिए क्योंकि हमारी ही पीढ़ी ने उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। या तो मेरी पीढ़ी ने किया होगा या मुझसे पहले की पीढ़ी के भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने जो है वो जो ज्ञान उन्हें अपनी पीढ़ी से, अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ी से मिला था, किसी ने किसी मजबूरी के चलते हुए वो हमने ज्ञान आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं किया, उसके चलते हुए आज ये दुर्दशा है। और ये जितनी भी जो प्रकृति के घटक हैं, हम सब इसके कस्टोडियन है। वी आर नॉट द ओनर्स। हमको जो है हम इसके मालिक नहीं हैं, हम कस्टोडियन हैं। और कस्टोडियन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि जैसा हमको मिला हम ठीक वैसी ही अवस्था में आने वाली पीढ़ी को उसे हस्तांतरित करें। ये 65-70 साल के रामलाल जी बैठे हैं, जैसी आपको धरती मिली थी उसी अवस्था में धरती आने वाली पीढ़ी को अगर आप हस्तांतरित करेंगे तो ये हमारा मनुष्यत्व है। अगर हम उसमें कहीं क्षरण करके, उसको डिटोरिएट करके, उसको खराब करके, उसको दूषित प्रदूषित करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे, हम अमानत में खयानत के दोषी हैं। हमको कहीं ना कहीं जाकर के उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और मनुष्यत्व और इस पशुत्व से आगे बढ़कर, मैं पशु कह करके भी पशु का अपमान करूंगा क्योंकि पशु कहीं भी जो है वो पोल्यूशन नहीं करता। अभी जब गौ माता को बाहर पूजन कर रहे थे, उसको गुड़ खिला रहे थे और वो जो है बछिया जो है वो गुड़ खा नहीं रहे थे। मैंने महाराज जी को, राम प्रसाद जी महाराज को सविनय निवेदन किया, मैं कहा महाराज जी दुनिया का कोई भी पशु भूख खत्म होने के बाद में, क्षुधापूर्ति के बाद में खाता नहीं, ये एक मनुष्य ही है जो खा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं खाता। केवल एक मनुष्य ही है जो क्षुधा के बाद में भी कुछ चीज़ को खा सकता है, ग्रहण कर सकता है, कोई दुनिया का पशु नहीं खाता। जैसी हमको मिली उससे बेहतर हम करके दें, ये देवत्व हैं। और हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे ऋषि मनीषी, हमारा वेद, हमारे उपनिषद, हमारे पुराण हमें ये कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है ये मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ जाने के लिए मिला है। हम सब भी मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ बढ़ने के लिए प्रयाण करें। हम किस तरह से गौ आधारित अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सकते हैं, हम किस तरह से गौ माता, देखिए हम कोई भी चीज़ सब्सिडी से सफल नहीं हो सकती। यदि उपयोगिता रहेगी
तभी उसका महत्ता रहेगी, और महत्ता स्थापित करनी है तो हमको उपयोगिता स्थापित करनी पड़ेगी। और उपयोगिता स्थापित करने की दिशा में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कृषि व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए काम किया है। और मैं भारत का पूर्व कृषि मंत्री होने के नाते, क्योंकि मैंने उसको सांगोपांग अध्ययन किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि एक जो है दाना भी आपकी यील्ड में कमी नहीं होती, सिर्फ हमारी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। और ये गुलामी से जो मानसिकता हमने अर्जित और सृजित की, जिसको 70 साल तक इस देश को परोसा गया, इस देश के रगों में समाहित किया गया, अब समय आ गया कि हम सब संकल्प लें, गौ माता के सम्मान के इस समारोह में संकल्प लेकर के उठ खड़े हों कि अब हम इस व्यवस्था को बदलेंगे, इस मानसिकता को बदलेंगे। इस संकल्प के साथ में जो लोग गाय के लिए काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से पूजनीय है, केवल अभिनंदनीय नहीं, पूजनीय है। उन सब के सम्मान में उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे तुरंत वापस जा कर के 2 बड़े कार्यक्रम जो हैं दिल्ली में आयोजित हैं उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पवन जी का आग्रह था, आग्रह ही भी नहीं, वो लगभग दुराग्रह की सीमा तक पहुंच गया, फिर आपको आना ही पड़ेगा। और इन्होंने 3-4 मेरे मित्रों को मेरे पीछे लगा दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मैं 1 घंटे के लिए मात्र सिर्फ इस कार्यक्रम के निमित्त आया, पर लेकिन मेरे मन में ये था कि शायद मैं कुछ बात आप सब लोगों से कर सकूं, आप सब लोगों के दर्शन कर सकूं, मेरे सारे परिवार के सदस्यों से आप सब से मिल सकूं। आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करते हुए मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए पूरे मंच से सविनय मैं अनुमति चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं, मुझे क्षमा करें। बहुत सारा धन्यवाद। भारत माता की, गौ माता की। गजेंद्र सिंह जी, अगर सिर्फ 5 मिनट आप दे सकें। चलिए, क्योंकि सम्मान का ये कार्यक्रम है, आगे जारी रहेगा। और जैसा कि हमने कहा, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, मौजूद रहें, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनट की बात है। बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकालकर इस कार्यक्रम को बेहद ख़ास बनाया, आपने मौजूदगी दर्ज कराई और जो सुविचार व्यक्त किए यहाँ से। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जैसा हम ले रहे हैं, क्या हम अगली पीढ़ी को वैसा ही सौंप रहे हैं, और उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी सबकी है कि आप अगली पीढ़ी को कैसे बेहतर कर दे रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ बातों में नहीं, कर्मों में भी इसे आत्मसात करना, और गायों की न सिर्फ सेवा की बातें करना बल्कि वाकई में उनके लिए बेहतर करने की कोशिश करना। बहुत शुक्रिया गजेंद्र सिंह जी, क्योंकि दिल्ली में ज़रूरी कार्यक्रम है, सम्मिलित होना है, इसलिए गजेंद्र सिंह जी कार्यक्रम के बीच से ही उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन बात उन्होंने अपनी रखी और सभी को शुभकामनाएं दी इस कार्यक्रम के लिए, खासतौर से फर्स्ट इंडिया को। चलिए कार्यक्रम